आज का हमारा विषय है भारत के भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं उसका रूप कैसा है और क्या है। तो भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि पृथ्वी का जो भाग है या भारत का जो भाग है वो कैसा दिखाई देता है और कहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अपने घर के आसपास या गांव में देखते हैं, कहीं पर ज़मीन ऊंची है, कहीं बाग है, कहीं नदी है या कहीं तालाब है। इसी प्रकार से पूरे भारत में कहीं पर पर्वत होगा, कहीं पर मैदान होगा और कहीं पर क्या होंगे, नदियां होंगी। इस चीज़ के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश का भौतिक स्वरूप विविधतापूर्ण है। जो भौतिक स्वरूप हो कैसा है, विविधतापूर्ण है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि है और कहीं मरुस्थलीय भूमि है, कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह है, कहीं द्वीप समूह है। और इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय भाग। जो उत्तर का भाग वो कैसा है, पर्वतीय भाग है। और उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग और थार का मरुस्थल और दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। फिर हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। ये उत्तर का पर्वतीय भाग जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, विस्तृत है, फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, यानी कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में क्या है, कम है। इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जानते हैं हम? हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ का घर। हिमालय का मतलब क्या हुआ? हिम प्लस आलय अर्थात बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय पार के क्षेत्र। जो हिमालय के पार का क्षेत्र वो कैसा है? यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित। कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश पर्वत की श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश पर्वत की श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित, जिसे क्या कहते हैं, केटू कहते हैं, गार्डिन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। फिर आता हिमाद्री श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? हिमाद्री श्रेणी आती है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे बृहद या हिमाद्री कहते हैं। इसे बृहद या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर है, यानी कि इस श्रृंखला में जो क्या है, विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का, वो सबसे ऊंचा कहाँ पर है? हिमाद्री श्रेणी में है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसी श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितना है भाई? 8850 मीटर है। कितना है? 8850 मीटर है। इस श्रृंखला में अनेक हिमनद हैं। हिमनद के मतलब क्या होता है? नदियाँ जो निकलती हैं, जिससे कई नदियाँ निकलती हैं, कई नदियाँ निकलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल श्रेणी। इसके आगे देखते हैं हिमाचल श्रेणी।
यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। कैसी है? दक्षिण में स्थित श्रृंखला है और इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक एवं रमणीक पर्यटक स्थल हैं। हम आप जानते हैं कि ये बहुत सुंदर नगर है, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए, घूमने के लिए ज़्यादातर जाते हैं। और गर्मी में क्या होता है? ठंडा मौसम होता है। पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला, पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच कश्मीर की रमणीक घाटी बन गई। यानी कि जो बीच क्या है वो कश्मीर का क्या हो गया? रमणीक घाटी बन गई है। यहाँ की डल झील बहुत प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। जो डल झील होती है, गर्मी में क्या होता है, पानी रहता है, लेकिन बहुत जब ठंडी हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर बर्फ जम जाती है। तो ये सबसे आकर्षक पर्यटकों के लिए हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी क्या होती है? यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। यह हिमालय में सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे उप हिमालय भी कहते हैं। इसे उप हिमालय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहते हैं। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला, यानी कि यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है। इस पर घने वन पाए जाते हैं, यानी कि इस पर घने वन पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत से लाभ, यानी कि हिमालय पर्वत से हमें कौन कौन से लाभ हैं या कौन कौन से लाभ मिलते हैं? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। पहरेदार क्या होता है? जो हमारी रखवाली करता है या वायु आक्रमण से भारत की क्या करता है? रक्षा करता है। फिर इसके बाद आता है कि यह उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। इसके बचाने से क्या होता है? साथ ही दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं को मार्ग में क्या करता है? बाधा पैदा करता है, उत्पन्न कर क्या करता है? वर्षा करने में सहायक होता है। यदि नहीं होता तो क्या होता? सीधा सीधा हवा चली जाती है और वर्षा ना होती। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की दवाइयां प्राप्त होती हैं। हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं। रमणीक स्थल क्या होता है? देखने और सुंदर है, जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था क्या करता है? सुदृढ़ करता, मजबूत करता है। आगे हम सब लोग देखते हैं कि उत्तर का मैदानी भाग, ये उत्तर का मैदानी भाग जो है इसे भावर एवं तराई पाई जाती है। भावर एवं तराई क्षेत्र पाया जाता है। यह हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली नदियां अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर एवं अन्य अवसाद क्या करते हैं? बहा कर लाती। क्या करती हैं? बहा करके लाती हैं। नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। जो निक्षेप किया जाता है इसे भावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भावर का क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ जो नदियाँ पत्थरों अन्य अवसादों के नीचे क्या हो जाती? विलुप्त हो जाती। क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। और विलुप्त होने के बाद क्या होता है कि आगे ये नदियाँ क्या होती? पुनः धरातल पर दिखाई देती, यानी कि वहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। फिर आगे जाकर के ये नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं। भावर के सहारे एक नम एवं दलदली, जो नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे तराई का क्षेत्र कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तराई का क्षेत्र कहते हैं या तराई कहते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र में क्या होता है? जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं, यानी कि जो जैव विविधता होता है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में है। यानी कि जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लखीमपुर खीरी से होते हुए ये बलरामपुर के किनारे तक, बहराइच से होते हुए वहाँ तक है, नैनीताल तक। फिर इसके बाद आता है
भावर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर के भारत के विशाल मैदान में मिल जाते हैं। जो विशाल मैदान भारत का है वहाँ पर ये मिल जाता है। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। कहाँ पर? हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत भाग होता है। यह विश्व का सबसे विस्तृत और समतल क्षेत्र है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर, कितना? 2400 किलोमीटर में फैला है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ एलुवियल मिट्टी से बना है। जो ये मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और हम नदी तंत्र के आधार पर, यानी कि जो नदी तंत्र है इसके आधार पर इस मैदानी भाग को क्या करते हैं? 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने? 3 हिस्सों में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कहा गया था कि नदी तंत्र के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? मैदानी भाग को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला क्या है? सिंध नदी तंत्र। क्या है? सिंध नदी तंत्र है। इसकी मुख्य नदी क्या है? सिंध, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सिंध नदी है। और इनकी सहायक नदियां जो होती हैं झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास आदि हैं। इसीलिए पंजाब को 5 नदियों का कहा जाता है संगम। तो वहाँ 5 नदी पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और ब्यास आदि हैं। फिर दिया हुआ है कि यह नदी तंत्र क्या करती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। कहाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब में फैला है। सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत के मानसरोवर झील में है। कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट पर इसका उद्गम स्थल है। फिर इसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र। हम आप जानते हैं गंगा नदी तंत्र को क्या कहते हैं? गंगा नदी तंत्र को कहा जाता है गंगा मैया, यानी गंगा सबसे पूजनीय नदी है भारत में। और इसको गंगा मैया भी कहते हैं या इसको माँ का दर्जा दिया गया है। तो गंगा नदी तंत्र, ये गंगा नदी तंत्र क्या है? इसकी मुख्य नदी क्या है? गंगा है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि नदियाँ इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। जो सहायक नदियाँ हैं। और यह नदी तंत्र क्या है? उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। उत्तरी मैदान में क्या है? अधिकांश भाग में फैला है। और यह नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है जिसे गोमुख कहा जाता है। वहाँ पर ये नदी निकली है या उद्गम स्थल है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से पुकारा जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। फिर इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसकी मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? लोहिता, दिबांग, तीस्ता आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यह नदी तंत्र कहाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और कहाँ पर है? असम में विस्तृत है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम में ये विस्तृत है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? ये भी तिब्बत में है, मानसरोवर झील में। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, बांग्लादेश और भारत में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में क्या कहते हैं? सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है या जमुना नदी कहा जाता है। मेघना या जमुना के नाम से पुकारा जाता है। मेघना और जमुना के नाम से पुकारा जाता है। फिर हम आप जानते हैं कि जो उत्तरी मैदान है समतल है, उपजाऊ है। और यहाँ पर क्या है? रोडों का विकास अच्छा है। साथ साथ क्या है? परिवहन के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। साथ साथ यहाँ पर जो भी विकास किया जाता है वो त्वरित होता है, लंबा होता है, क्योंकि ज़मीन समतल होने के कारण से इनका विकास आसानी से किया जा सकता है।
फिर इसके बाद आता है थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल क्या है? हम आप जानते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे कम से कम उगते हैं और जहाँ पर क्या है पानी का अभाव होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? बालुई हो जाती है। जहाँ पर बालुई ज़्यादा पाई जाती है तो उसे थार कहते हैं। तो भारत के पश्चिमी भाग में, जो भारत का पश्चिमी भाग है, वहाँ को मरुस्थल स्थित, वहाँ पर क्या है मरुस्थल स्थित है और जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल कहते हैं। थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल कहते हैं। यह भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम, यानी कि जो भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत है। कौन से? अरावली पर्वत के लेकर के पाकिस्तान की सीमा तक स्थित है। यह शुष्क गर्म, यानी कि शुष्क है, पानी नहीं है, गर्म है तथा रेतीला स्थान होता है। कैसा होता है? रेतीला स्थान होता है। इसी कारण पर यहाँ पर क्या है वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। क्या होती वनस्पतियाँ? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल यह भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल या भारत का या भारतीय मरुस्थल कहते हैं। यह भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम, यानी कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम से अरावली पर्वत से लेकर के पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की सीमा तक फैला है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। कैसा? शुष्क है, गर्म और रेतीला स्थल है और इसी कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। यहाँ पर वनस्पतियाँ क्या है? कम पाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी है। कौन सी है? लूनी नदी है। यहाँ खारे पानी का झील पाया जाता है, जिसे सांभर झील कहा जाता है और सांभर झील में क्या होता है? नमक का उत्पादन किया जाता है, जो भारत में स्थित है। इसके कारण से नमक बनाया जाता है। जो कि पठार क्या है? पठार में हम आप जानते हैं कि धरातल का जो भाग होता है, जो क्या हो समतल जमीन से ऊपर हो और पर्वतों से क्या हो नीचे हो, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊंचा होता है तथा जिसका ऊपरी भाग क्या हो? सपाट हो। उस ऊपरी भाग कैसा हो? सपाट हो और ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल क्या हो जाए? तीव्र हो, तो वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अब पठार हम देखते हैं कहलाता है। तो पठार क्या है? सबसे पहले दक्षिण का पठारी भाग। जो दक्षिण का पठारी भाग है वो कैसा है? उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यह पठार क्या है? प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है और इसकी आकृति जो होती है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। काफी कैसा है? ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। कई श्रृंखलाएं कौन सी? पहाड़ी और घाटियां स्थित हैं। यह पठार उत्तर पश्चिम, यह पठार क्या है? उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम के अरावली पर्वत, उत्तर के विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं तथा दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा है। पश्चिमी घाटों से घिरा है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? दक्षिण के पठार को हम कई उपभागों में बांट सकते हैं। कई उपभागों में बांट सकते हैं, जिनमें से प्रमुख है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। अब मालवा का पठार क्या है? या दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी भाग में मालवा का पठार स्थित है। या उत्तर की ओर क्या है? ढालदार है। या उत्तर की ओर क्या है? ढालदार है और अंततः उत्तर के मैदानी भाग में क्या होता है? मिल जाता है। मैदानी भाग में क्या होता है? मिल जाता है। और यमुना नदी, यानी कि यहाँ पर कुछ नदियों का उद्गम भी है, जिसमें से है यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों
जैसे चंबल, बेतवा आदि का उद्गम स्थल इसी पठार पर, आदि का उद्गम स्थल इसी पठार पर है। फिर आता है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो होता है, यहाँ पर क्या है, कोयला और लोहे के खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। और ये कैसा है देखते हैं, दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में। कहाँ पर, दक्षिण के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा नागपुर पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार स्थित है। यहाँ क्षेत्र लोहा और कोयला जैसे खनिजों के लिए क्या है, समृद्ध है, खनिजों के लिए समृद्ध है। फिर आता है दक्कन का पठार। कौन सा, दक्कन का पठार विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब, किधर है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। और यहाँ पर पूरब की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ हैं। पूरब की ओर जो नदियाँ बहती हैं, इनमें कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं और ये अपने जल का विसर्जन करती, यानी कि गिरती हैं। और किंतु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, इसका बहाव क्या है, पश्चिम की ओर है। किधर है, पश्चिम की ओर है, जो अरब सागर में मिलती है। फिर इसके बाद आता है सह्याद्री, यानी कि पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री का विस्तार एक समान है। कैसा है, एक समान है। और उसके पूर्वी घाट क्या है, बीच बीच में कटा छटा है। बीच बीच में क्या है, कटा छटा है। इस प्रकार से हम, चलिए अब आगे हम देखते हैं भारत के पठारी भाग का महत्व, यानी कि पठारी भाग जो है भारत के लिए क्या उपयोगी, क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि दक्षिण के पठार के प्राचीनतम शैलों से अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। बताया गया था लोहा और कोयला खनिज प्रचुर मात्रा में या समृद्ध है, पाया जाता है। फिर साथ साथ दिया कि तीव्र ढलान के कारण से क्या होता है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन के लिए जो है सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। तीव्र ढाल युक्त होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव, यानी कि आसानी से वहाँ पर किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है कि इस पठार पर पौधे, यानी कि सागौन का पौधा, चंदन के पौधे और अन्य बहुमूल्य वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि कीमती और मजबूत होते हैं। सागौन के, चंदन के और अन्य बहुमूल्य वन पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या करती हैं, रोकती हैं। रोक करके क्या करती, पश्चिमी तट पर वर्षा करने में सहायक होती है या वर्षा कराने में सहायक होती है। फिर इसके बाद आता है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान और द्वीप समूह क्या है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी में तथा पूर्वी घाट के पूरब में स्थित मैदान तटीय मैदान स्थित है। तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, सकरे हैं। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, सकरे हैं। और जबकि पूर्वी तटीय मैदान क्या अपेक्षाकृत बड़े हैं या चौड़े हैं। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है, यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर कोई बड़ी नदी नहीं है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान पे क्या है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी नदियाँ बहती हैं। बहती हुई कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरने से पूर्व क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें चिल्का झील है, कुलेरू है और पुलिकट झील आदि पाए जाते हैं। भारत के दो द्वीप समूह हैं, हम आप जानते हैं भारत के दो द्वीप समूह कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह क्या है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। यह मूंगे से स्थित है, यानी कि यह मूंगे से बने हैं।
इस द्वीप समूह में अनेक छोटे छोटे द्वीप स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो होता है कहाँ पर स्थित है भाई? बंगाल की खाड़ी में स्थित। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की अपेक्षा बड़ा, यानी कि ये द्वीप समूह क्या है? अपेक्षाकृत बड़ा होता है। और तटीय मैदान और द्वीप समूह के लाभ क्या है? इससे फायदा क्या है? पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर धान की अच्छी फसल या उत्पादन होता है। पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होता है? मसाले, नारियल तथा रबड़ के प्लांट पाए जाते हैं, खेती की जाती है। और भारत के व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा की दृष्टि से द्वीप समूहों का विशेष महत्व है। इस प्रकार से हमने देखा भारत के भौतिक स्वरूप में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जाना और समझा। यहीं पर आज की वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।